विषय हिंदी, कक्षा 7, अध्याय 12, संस्कृति क्या है। बच्चों, आज हम इस पाठ को पढ़ेंगे और समझेंगे। संस्कृति और सभ्यता ये दोनों दो शब्द हैं और उनके मायने भी अलग अलग हैं। सभ्यता मनुष्य का वह गुण है जिससे वह अपनी बाहरी तरक्की करता है। संस्कृति मनुष्य का वह गुण है जिससे वह अपनी भीतरी उन्नति करता है। मतलब जो संस्कृति और सभ्यता है उससे मनुष्य क्या करता है, सभ्यता से तो बाहर की तरक्की करता है और संस्कृति से अपने भीतर की तरक्की करता है। दया, माया और परोपकार सीखता है। गीत, नाद, कविता, चित्र और मूर्ति से आनंद लेने की योग्यता हासिल करता है। एक वह भी समय था जब आदमी को घर बनाना नहीं आता था। मतलब एक समय ऐसा भी था जब इंसान को घर बनाना नहीं आता था। जब वह पेड़ की छाया या पहाड़ की खोह में वास करता था। खोह मतलब गुफा में। जब उसे खेती करना भी नहीं आता था और वह कंद मूल या जंगली जीवों का गोश्त खाकर गुजारा करता था। जब उसे कपड़ा बुनना भी नहीं आता था, वह या तो नंगा रहता था या पेड़ों की छाल या जानवरों की खाल पहनकर अपनी लाज छिपाता था। इस हालत को मनुष्य की असभ्यता की हालत कहते हैं। मतलब क्या कहते हैं इसे, असभ्यता की हालत। लेकिन इस हालत से निकलकर आदमी ज्यों-ज्यों आगे बढ़ा त्यों-त्यों वह सभ्य होता गया। यानी जब आदमी खेती करके अनाज उपजाने लगा, घर बनाकर रहने और कपड़े बुनकर उन्हें पहनने लगा, तब वह असभ्यता से निकलकर सभ्यता में आने लगा। आज भी रेलगाड़ी, मोटर और हवाई जहाज, लंबी चौड़ी सड़कें और बड़े बड़े मकान, अच्छी अच्छी पोशाक, ये सभ्यता की पहचान है। मतलब सभ्यता की क्या क्या पहचान बताई गई। सभ्यता की पहचान बताई गई रेलगाड़ी, मोटर और हवाई जहाज, लंबी चौड़ी सड़कें और बड़े बड़े मकान। ठीक है। और जिस देश में इनकी जितनी अधिकता है उस देश को हम उतना ही सभ्य मानते हैं। मगर संस्कृति इन सब से कहीं अलग है। जो संस्कृति है वो क्या है, अलग है इनसे। वो मोटर नहीं, मोटर बनाने की कला है। मकान नहीं, मकान बनाने की रुचि है। अच्छे भोजन का सामान हम सभ्यता के जरिए पैदा करते हैं, लेकिन जिस ढंग से वह भोजन तैयार करते हैं और जिस कला से हम उसे खाते हैं वह हमारी संस्कृति कहलाती है। प्रत्येक सभ्य आदमी सुसंस्कृत भी होता है, ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अच्छी से अच्छी पोशाक पहनने वाला आदमी भी तबीयत से नंगा हो सकता है और नंगा होना संस्कृति के खिलाफ बात है। संस्कृति धन नहीं, गुण है। संस्कृति ठाटबाट नहीं, विनय और विनम्रता है। क्या क्या है, संस्कृति धन नहीं है लेकिन क्या है, गुण है। और संस्कृति ठाटबाट नहीं है और क्या है, विनय और विनम्रता है। एक कहावत है कि सभ्यता वह है जो हमारे पास है, लेकिन संस्कृति वह गुण है जो हमें छिपा हुआ है। हमारे पास घर होता है, कपड़े लत्ते होते हैं, गाय, भैंस, बैल, घोड़े, हाथी, मोटर और हवाई जहाज भी होते हैं, मगर ये सारी वस्तुएं हमारी सभ्यता के सबूत हैं, जिनसे यह जाना जा सकता है कि जिंदगी की मोटी और बाहरी सुविधाएं हमने कहाँ तक हासिल की हैं। मतलब सभ्यता के क्या क्या सबूत बताए गए, कपड़े लत्ते, गाय, भैंस, ये सब सभ्यता के सबूत हैं। लेकिन संस्कृति इतने मोटे तौर से दिखाई नहीं देती। वह बहुत ही सूक्ष्म और महीन है और वह हमारी प्रत्येक पसंद तथा आदत में छिपी रहती है। जो संस्कृति है वो कहाँ छिपी रहती है, प्रत्येक पसंद और आदत में। मकान बनाना सभ्यता का काम है, लेकिन हम मकान का कौन सा नक्शा पसंद करते हैं यह हमारी संस्कृति बताती है। कपड़ा तैयार करना सभ्यता का काम है, लेकिन उसका रंग रूप कैसा हो यह हमारी संस्कृति बताती है। हथियार गढ़ना सभ्यता का काम है, लेकिन उस हथियार से किसी को मारना ठीक है या नहीं यह बताना संस्कृति का काम है। आज दुनिया में बड़े बड़े बम और दूसरे हथियार बन रहे हैं, क्योंकि सभ्यता के मामले में दुनिया बहुत आगे बढ़ गई है। लेकिन संस्कृति पुकार पुकार कर कह रही है कि इन बमों और हथियारों को काम में मत लाओ, क्योंकि इनसे दुनिया बर्बाद हो जाएगी।
एक बात और है कि आदमी के भीतर जो 6 विकार काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह और मत्स्य हैं, वे प्रकृति के दिए हुए हैं। मतलब ये जो विकार हैं जो आदमी के अंदर छुपे होते हैं, कौन कौन से? काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह और मत्स्य। ये किसने दिए? प्रकृति ने दिए। मगर ये विकार अगर बेरोक टोक छोड़ दिए जाएं तो आदमी इतना गिर जाएगा कि उसमें और जानवर में कोई भेद नहीं रह जाएगा। इसलिए आदमी इन विकारों पर रोक लगाता है और कोशिश करता है कि उसमें विकारों का बढ़ना नहीं, घटना चाहिए। मतलब विकार जो हमारे अंदर बुरी आदतें हैं वो बढ़नी नहीं चाहिए, घटनी चाहिए। गुस्से को ज़्यादा नहीं, कम होना चाहिए। और लोभ, मोह, मद, मत्स्य को भी एक हद में रहना चाहिए। इन दुर्गुणों पर जो आदमी जितना अधिक काबू कर पाता है उसकी संस्कृति भी उतनी ही ऊंची समझी जाती है। संस्कृति का काम आदमी के दोष को कम करना, उसके गुण को अधिक बनाना है। मतलब जो संस्कृति है उसका काम क्या है? आदमी के गुणों को बढ़ाना होता है। आदमी भी एक तरह का जानवर ही है, लेकिन जानवर के गुण यानी पशुत्व को छोड़कर वह जितना ही आगे बढ़ता है उसकी संस्कृति भी उतनी ही अच्छी होती जाती है। संस्कृति का स्वभाव है कि वह आदान प्रदान से बढ़ती है। जो संस्कृति है किससे बढ़ती है? आदान प्रदान से। जब दो देशों या जातियों के लोग आपस में मिलते हैं तब उन दोनों की संस्कृतियाँ एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। एक जाति का धार्मिक रिवाज दूसरी जाति का रिवाज बन जाता है और एक देश की आदत दूसरे देश के लोगों की आदत में समा जाती है। इसलिए संस्कृति की दृष्टि से वह जाति या वह देश बहुत ही धनी समझा जाता है जिसने ज़्यादा से ज़्यादा देशों या जातियों की संस्कृति का विकास किया हो। ऐसे देशों में भारत का नाम बहुत ही आदर के साथ लिया जाता है, क्योंकि यहाँ के लोग संस्कृति के मामले में बड़े उदार रहे हैं। यही नहीं बल्कि हम जिसे अपनी संस्कृति कहते हैं वह एक जाति या कुछ थोड़े से लोगों की संस्कृति नहीं है, बल्कि बहुत पुराने समय से जो अनेक जातियाँ इस देश में आती रही हैं उन सब की संस्कृतियों के प्रभाव हमारी भारतीय संस्कृति पर पड़ते रहे हैं और उन्हीं प्रभावों को ठीक से अपने भीतर पचाकर हमारी संस्कृति इतनी विशाल और उदार हो गई है कि आज वह सारी दुनिया की संस्कृति का आईना बन सकती है। मतलब जो हमारी भारतीय संस्कृति है वो पूरी दुनिया का आईना बन सकती है। यह भी ध्यान देने की बात है कि भारतीय संस्कृति का जब जब किसी विदेशी संस्कृति से मिलन हुआ तब तब हमारी संस्कृति में एक नई ताजगी आ गई। असल में भारतीय संस्कृति में वसंत ऋतु बड़े पैमाने पर 4 बार आया है और इन चारों मौक़ों पर हमारी फुलवारी में जो लहलहाट पैदा हुई, जो फूल खिले, वे हमारी संस्कृति को आज भी ताज़ा बनाए हुए हैं। इन 4 अध्यायों में पहला अध्याय वह है जब आर्य इस देश में आए। मतलब पहला अध्याय किसे माना गया है? जब आर्य हमारे भारत में आए और द्रविड़ जाति से मिलकर उन्होंने उस संस्कृति की नींव डाली जिसे हम हिंदू अथवा भारतीय संस्कृति कहते हैं। दूसरा अध्याय वह है जब यह संस्कृति कुछ पुरानी हो गई और उसके खिलाफ महात्मा बुद्ध और महावीर ने विद्रोह किया, जिसके फलस्वरूप बहुत सी रूढ़ियाँ दूर हुई। मतलब जो बहुत सी बुराइयाँ आ गई थी वो क्या हो गई? दूर हो गई और यह संस्कृति एक बार फिर से नवीन हो गई। नवीन मतलब नई हो गई। तीसरा अध्याय वह है जब इस देश में मुसलमान आए और हिंदू धर्म का इस्लाम से संबंध हुआ। और चौथा अध्याय वह है जब भारत की मिट्टी पर हिंदुत्व और इस्लाम दोनों का संबंध ईसाई धर्म और यूरोप के विज्ञान और बुद्धिवाद से हुआ। मतलब चौथा कौन सा माना गया? हिंदुत्व और इस्लाम का दोनों का संबंध किससे हुआ? ईसाई धर्म और यूरोप के विज्ञान से हुआ। तो ये चौथा माना गया है, चौथा अध्याय। धन्यवाद।